साइंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का अध्याय 6 विज्ञान का जो पाठ है उसका अध्याय 6 लेकिन जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है आप लोगों का जय प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। एनसीईआरटी बुक का बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान और सरल भाषा में। आप सभी आसानी से ये वीडियो को देख करके ये पूरा चैप्टर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम आप लोगों को स्टार्ट करते हैं जय प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। ध्यान दीजिए, ये एग्जाम के लिए 10th क्लास के विद्यार्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो कंपटीशन वगैरह में एग्जाम देते हैं वैसे भी दोस्तों के लिए बहुत ही कारगर चैप्टर है। आप लोगों को साइंस से बायोलॉजी से जब पूछा जाएगा तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, आप भी इसको देख करके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 6 जय प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो बात हम लोगों को पढ़ना है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, सजीव को हम जैव भी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं लिविंग ना, सजीव वस्तु यानी कि लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं, तो ये हम लोग सभी को जानते हैं। लेकिन ये चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, यहीं से स्टार्ट करना है इस चैप्टर को, इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं। सजीव किसे कहते हैं हम लोग सभी को जानते हैं कि हम सजीव हैं तभी हम बोल पा रहे हैं। जो सजीव होते हैं, देखिए इसका हम डिफिनेशन लिखे हैं कि सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो, जिसमें क्या हो, जान हो, जैसे मनुष्य, कुत्ता, हरे पेड़ ना ईटीसी। मतलब कि वे सभी सजीव हैं जिनमें जान हो ना, जो समय के साथ वृद्धि करता हो, जो चलता हो, बोलता हो, जो भोजन करता हो, पोषण करता हो, उत्सर्जन करता हो, वे सभी थिंग्स जो हैं, जो सभी जो हैं क्या कहलाएंगे, लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तुएं, ठीक है। जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, ये सब हम लोग क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो इसके बारे में हम लोग समझ गए। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिए हैं मनुष्य, कुत्ता, हरे पेड़ पौधे ईटीसी, ये सब क्या है, सजीव हैं। अब इसका दूसरा जस्ट अपोजिट पॉइंट निर्जीव यानी कि अजैव, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो नॉन लिविंग किसको कहेंगे, तो वे सभी ना, वे सभी जीव जिनमें जान नहीं हो। अब आप समझ रहे हो कि जिनमें किनमें जान नहीं है भाई, तो देखिए इसका हम डिफिनेशन दिए हैं कि निर्जीव वह कहलाता है ना जिसमें जान न हो, जान न हो, जैसे कुर्सी, टेबल, बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये बोर्ड, ये मार्कर है ना, चल रहा है, लिख रहा है तो बोल रहे हैं मार्कर चल रहा है, लेकिन चलने का मतलब नहीं हुआ। निर्जीव का मतलब कि जो समय के साथ वृद्धि नहीं करता हो, जो भोजन नहीं करता हो, पेन को भोजन करने की जरूरत है नहीं ना है, तो ये सबको क्या बोलेंगे हम लोग, निर्जीव वस्तु बोलेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल सा बात हम लोग समझ गए। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, जय प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस किसको कहेंगे, लाइफ प्रोसेस किसको कहेंगे। तो चलिए पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। जीवों में होने वाले वे सभी प्रक्रम जिनके द्वारा जीव का माने जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस ना, अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है, जय प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है, जय प्रक्रम। 100 बात की एक बात हम लोग समझ सकते हैं कि वह सभी प्रक्रम जो हमारे शरीर में ना, हमारे शरीर में मेंटेनेंस का कार्य करती है। जैसे कि हम बोल रहे हैं, बोलते हैं, चलते हैं, तो हमको भोजन की जरूरत होता है, ऊर्जा की जरूरत होता है ना। तो जीवों में होने वाले वे सभी प्रक्रम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण माने मेंटेनेंस होता है, जो हमारा जो ऊर्जा का जो खपत हो रहा है, जो जिसके द्वारा हम लोग ऊर्जा प्राप्त करेंगे, वे सभी प्रक्रम जय प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, जय प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। तो क्या बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अगर दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि सजीव किसको कहते हैं, जिनमें जान होता है वह सजीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं पेड़ पौधा, जो हरा पेड़ पौधा हो गया, मनुष्य, पशु पक्षी जितना भी दिखाई दे रहा है, जो खाते हैं, जो चलते हैं, बोलते हैं, समय के साथ वृद्धि करते हैं, सजीव कहलाते हैं। उसी तरह से निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग, तो निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान नहीं है ना, जो भोजन नहीं करता है, जो पाचन नहीं करता है, उत्सर्जन नहीं करता है, वो सब क्या कहलाएंगे,
तो निर्जीव कहलाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। जीवों में होने वाले वे सभी प्रक्रम जिनके द्वारा जीव अनुरक्षण का काम करता है यानी कि मेंटेनेंस का कार्य करता है, वह सभी प्रक्रम लाइफ प्रोसेस कहलाता है यानी कि जैव प्रक्रम। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं और भोजन करने से हम लोगों को ऊर्जा मिलता है, जिसके कारण हमारा जो शरीर में है अनुरक्षण होता है यानी कि मेंटेनेंस होता है, जो भी कमी बेसी होता है वो सब पूर्ति होता है, उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट। तो दोस्तों आप लोग एक और सजेशन हम दे रहे हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके साथ साथ नोट भी अपना कॉपी में करते जाएं। इसके लिए कॉपी और कलम निकाल लें और इसका जब हम बता देते हैं इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट भी करते जाएं। ऐसे हम आपको समझाएंगे तो एकदम लाइफ टाइम ये आपको याद रहेगा। फिर भी एक नोट कॉपी आप तैयार करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो चलिए अगला जो पॉइंट है हम लोगों का VVI पॉइंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। यानी कि पोषण क्या है, पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। मतलब कि जो भी जीव है, चाहे हम हैं, आप हैं, बैल, गधा, भैंस, बकरी, अमीबा है ना, कुत्ता, बैल, बकरी, जो भी जीव है पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, मतलब कि भोजन को ग्रहण करता है और उसका जो उपयोग करता है, यूज करता है, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहते हैं। अब आते हैं अगला पॉइंट, फिर इसमें नेक्स्ट, जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है। जीव में पोषण कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग आराम से लिखेंगे 2 प्रकार के। कौन कौन? पहला स्वपोषण, ठीक है, दूसरा का परपोषण। इंग्लिश में भी इसको याद रखेंगे, हिंदी में याद रखेंगे, स्वपोषण और परपोषण। यानी कि आपसे कोई पूछेगा कि पोषण के मुख्य कितनी विधियां हैं तो हम लोग बोलेंगे कि 2 विधियां हैं। कौन कौन? तो स्वपोषण और परपोषण। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम जाने कि पोषण की विधि, हम लोग पोषण के मुख्य 2 विधि जाने। कौन कौन? पहला हो गया स्वपोषण और दूसरा का परपोषण। इसका एक और नाम है विषमपोषी पोषण। अब इसका डिफिनेशन हम लोग जानते हैं। तो देखिए स्वपोषी पोषण यानी कि स्वपोषण किसको कहते हैं? तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए ना अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं ना, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स मतलब कहलाते हैं। माने वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव से उनको कोई लेना देना नहीं है, अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, दूसरे जीव का सहारा नहीं लेते हैं, वैसे जीव को हम लोग स्वपोषण कहते हैं, यानी कि स्वपोषी जीव भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, जितना भी हरे पेड़ पौधे के देख रहे होंगे, गाछ वृक्ष जितना भी अगल बगल में है, क्या उनको भोजन करने के लिए किसी जीव की जरूरत पड़ता है? नहीं पड़ता है, नहीं ना पड़ता है। वो खुद अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे में क्वेश्चन आएगा कि किस प्रकार का पोषण होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि स्वपोषण। स्वपोषण का एक उदाहरण दे, आराम से हम लोग लिख सकते हैं पेड़ पौधा। ठीक है, आपको हम क्वेश्चन आंसर टाइप से भी बताते चल रहे हैं ताकि एग्जाम में कभी भी आप लोग कोई कंफ्यूजन न हो। अब दूसरा जो पोषण का प्रक्रिया है उसको बोलते हैं परपोषण। क्या बोलते हैं? परपोषण, यानी कि विषमपोषी पोषण, जो हम लोग जैसे जीवों में होता है। क्योंकि हम लोग जैसे हम हो गए, आप हो गए, हम लोग के मम्मी पापा, भैंस, गाय, बैल, बकरी, जो कि हम लोग भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर हैं। अगर दूसरा जीव अगर धरती पर न रहता तो हम लोग भोजन नहीं कर पाते। कहने का मतलब है कि हम लोग भोजन के रूप में या तो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो भी कि वो भी मतलब पेड़ पौधा से प्राप्त होता है जो कि एक जीव है, या मीट या मुर्गा खाते हैं, खस्सी खाते हैं, मतलब सर्वाहारी हैं। कहने का मतलब है कि कोई चीज़ आजकल मनुष्य क्या है, सब चीज़ खा जा रहा है, खा रहा है कि नहीं। हरा साग सब्जी खाते हैं, तो ये सब कहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता है? दूसरे जीव से प्राप्त होता है। यानी कि 100 बात की एक बात कि परपोषण यानी कि विषमपोषी पोषण क्या है? तो वह पोषण की प्रक्रिया ना जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहता है।
मतलब कि अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित है, दूसरा जीव नहीं रहता तो भोजन नहीं कर पाता। तो वैसे पोषण को क्या बोलते हैं, पर पोषण या विषम पोषी पोषण। लेकिन धरती पर तो अनेक प्रकार के जीव हैं, तो उनका भोजन करने का विधि भी जो है अलग अलग है ना। तो ये जो विषम पोषी पोषण है ये 3 प्रकार के यानी कि 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। याद रखिएगा, पहला मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और तीसरा का प्राणी सम पोषण। अब आप लोगों को क्वेश्चन में आएगा कि पर पोषण को कितने भागों में बांट सकते हैं। आराम से हम लोग लिखेंगे कि 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा का परजीवी पोषण, तीसरा का प्राणी सम पोषण। इधर अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, आप इसको भी कॉपी में ठीक से अच्छा से नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप लोग को ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम अभी आप लोग को बता रहे थे पोषण का जो 2 विधि है। पहला तो बताए थे कि स्वपोषी पोषण, इसके बाद बताए हम परपोषी पोषण। परपोषी पोषण का 3 प्रकार है, 3 टाइप्स है। पहला हो गया मृतजीवी पोषण, दूसरा का हो गया परजीवी पोषण और तीसरा का हो गया प्राणी संपोषण। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, पहला जो है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण मतलब वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों, मतलब कि मरे हुए जीव, मृत जीवों, जंतुओं और पौधों के शरीर से प्राप्त करते हैं ना, उनको मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण वाले जीव कहते हैं। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब जो अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं ना, वह सड़े गले मरे हुए पदार्थ, जो जीव पहले जीवित थे लेकिन वह मर गए ना, तो मरने के बाद उनसे ये भोजन प्राप्त करते हैं। कौन? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। आपको 1 नंबर की परीक्षा में आ सकता है कि मृतजीवी ना पोषण वाले जीव का नाम लिखे, तो आप इनको ये नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गया। देखिए, इनका जो है प्रकृति में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि पृथ्वी पर लाखों करोड़ों जीव हैं जो पर डे यानी कि प्रतिदिन मरते हैं ना। तो अगर मरने के बाद अगर ये कवक और बैक्टीरिया अगर नहीं होते तो क्या होता? तो ये कवक और बैक्टीरिया अगर नहीं होते तो क्या होता? पूरा प्रदूषण फैल जाता। आप लोग देखे होंगे अगल बगल में कहीं भी कोई जानवर, कोई आदमी अगर मरता है, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए ना, तो वह गंध देने लगता है, गमकने लगता है और वह पूरा वातावरण को क्या कर देता है? प्रदूषित कर देता है। लेकिन यही जो जीव हैं जो मरे हुए पदार्थ से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उस मृत शरीर को ना वो खा जाते हैं, पाचन कर लेते हैं ना, जिससे जो प्रकृति में जो है वह संतुलन बना हुआ रहता है और गंदगी है से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। और नहीं तो पूरा प्रकृति में गंदगी का अंबार लग जाता है, आदमी को रहना मुश्किल हो जाता है। यानी कि ये मृतजीवी पोषण ये प्रकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो हम आराम से बोल सकते हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले मरे हुए ना पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उनको मृतजीवी पोषण वाले जीव कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है? तो वैसे जीव को परजीवी पोषण वाले जीव कहते हैं। जैसे कि परजीवी पोषण वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे प्राणी के संपर्क में या उस पर रहकर उससे प्राप्त करते हैं। जैसे कवक, जीवाणु। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, अपना भोजन करने के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पर रहकर, मतलब जैसे कि हम लोग के सर में देखिए यहाँ ये ढील वगैरह जो हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं, ये सब हमारा सर में रहता है। चाहे पेट में बहुत सारे कवक, जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीव को परजीवी पोषण वाले जीव कहते हैं। मतलब कि ऐसा जो पोषण होता है उसको परजीवी पोषण कहते हैं। समझ में आ गया। अब पॉइंट नंबर 3, प्राणी संपोषण। ये पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम लोग जैसे जीवों में होता है, हम में, आप में। इसमें क्या होता है कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ना ठोस या तरल के रूप में, जैसे चावल, दाल, भात, या तरल के रूप में दूध, पानी जो भी हो गया ना, जंतुओं के भोजन करने की विधि से ग्रहण करते हैं, तो उन्हें प्राणी संपोषण कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे मनुष्य, बहुत सारे जीव जंतु हैं ना, तो ये जो तीनों है, यही पोषण का डिफिनेशन हुआ। इसको हम बढ़िया से समझ सकते हैं। फिर से एक बार बताते हैं। मृतजीवी पोषण वैसे जीव जो सड़े गले मरे हुए पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण वाले जीव कहलाते हैं
ना, जैसे में कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। अब परजीवी पोषण वैसा पोषण चाहे वैसे जीव जो दूसरे जीव के ऊपर रहकर ना अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, उन्हीं से प्राप्त करते, उसी पर रहते हैं, उसी से प्राप्त करते हैं, उसको परजीवी पोषण वाले जीव कहते हैं, चाहे उसे परजीवी पोषण कहते हैं। तीसरा, प्राणी संपोषण, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, रोटी, भात, दाल, चावल, साग जो भी है वह तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करता है ना, उसको कहते हैं प्राणी संपोषण, जैसे हम आप। तो इस तरह से हम लोग समझ गए और इसको माइंड में भी सेट कर लेंगे। अब अगला पॉइंट में हम लोग चलते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण। हम लोग जानते हैं कि जीव दो तरह से भोजन करते हैं। एक पेड़ पौधे हो गए, उनका भोजन करने का अलग प्रक्रिया है। एक जीव जंतु हो गए ना, जैसे आदमी, मनुष्य, ये सब, उनका भोजन करने का अलग प्रक्रिया है। तो हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधे में होता है भोजन करने का जो विधि है उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए होंगे। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए, आराम से इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण करने की विधि को, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए नोट करने वाला बात, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के हरे भागों में होती है। कहने का मेरा मतलब है कि पेड़ पौधा के जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है हरे भागों में होता है, जैसे पत्तियों वगैरह में होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब आते हैं अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे तो अपना भोजन हम लोग जान गए कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया द्वारा करते हैं, लेकिन इसके लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं और वह कच्ची सामग्री क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला नंबर में है सूर्य का प्रकाश। पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज है वह है सूर्य का प्रकाश, इसीलिए नाम भी तो पड़ा है प्रकाश संश्लेषण। तो कहने का मेरा मतलब है कि पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए उनको सबसे पहला जो जरूरी कच्ची सामग्री में है वो है प्रकाश ना, सनलाइट। दूसरा का हो गया क्लोरोफिल ना, इसको हम लोग हिंदी में पर्णहरित भी कह सकते हैं। उनको दूसरा जरूरी होता है क्लोरोफिल का, पर्णहरित का, जो उनके पत्तों में ही पाया जाता है, मतलब उनका बॉडी में ही पत्ता रहता है, देखे होंगे, उसी में पाया जाता है क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित। प्रकाश कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से। अब तीसरा का जो जरूरत है प्रकाश संश्लेषण में वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में कहाँ से आता है? तो हम लोग श्वास लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ छोड़ते हैं? वायुमंडल में। तो पेड़ पौधा उसी वायुमंडल से अपना प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया आपका नंबर 2, ये हो गया नंबर 3। अब हम लोग आते हैं नंबर 4। अब प्रकाश संश्लेषण में उनको जल की भी जरूरत होता है। तो जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि जड़ों के द्वारा जल प्राप्त करते हैं। तो ये जल के द्वारा जल जो है जड़ों से प्राप्त करते हैं। तो ये सभी चीज़, ये चारों इम्पोर्टेंट बात है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची कहाँ से प्राप्त करते हैं, चाहे कच्ची सामग्री क्या क्या है, तो हम लोग इस चारों नाम बोल देंगे। ठीक है। अब अगला जो VVI पॉइंट है, जो आप लोगों के 1 नंबर के एग्जाम में आ सकता है कभी भी, कि प्रकाश माने संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण। अगर हमको ये प्रकाश संश्लेषण का अगर रासायनिक समीकरण के रूप में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, और इसको याद भी रखना है बच्चों। देखिए, सबसे पहले इसका समीकरण होता है 6CO2 ना, 6CO2 प्लस 12H2O ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O माने यानी कि जल हो गया। इसके बाद क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। और इसमें प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल चाहिए, जो कि पेड़ पौधों के पत्ती में ही पाया जाता है, क्लोरोफिल ना। ये सब मिल करके बनता है, क्या क्या बनता है? तो C6
H12O6 ना, जिसको कहते हैं ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का ही रासायनिक सूत्र भी हुआ है, ग्लूकोज बनता है, जिसका पेड़ पौधे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। 6O2 मतलब ऑक्सीजन बनता है और कुछ जल। तो यही हो गया प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण ना प्रक्रिया का रासायनिक सूत्र। इसको भी आपको माइंड में सेटअप कर लेना है, याद कर लेना है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा का जल हो गया, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। बनता क्या क्या उत्पाद के रूप में, तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन और जल। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम आप लोगों को बताते हैं। चलिए अब आइए दोस्तों, अब हम लोग अगला जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, रंगधर या स्टोमाटा। ये पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, पेड़ पौधों को पत्तियों में पाया जाता है। हम जानते हैं कि सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसमें यह रंगधर जो है, स्टोमाटा जो है, बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर जो छिद्र ना, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे रंगधरे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रंगधरे कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए, ये एक पौधा और ये हो गया इसका पत्ती हो गया, ठीक है, ये इसका पत्ती हो गया। तो इसी पत्ती में ये रंगधरे पाया जाता है। ये रंगधरे पाया जाता है इसी पत्ती में ना, निचली सतह पर पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या है, तो ये पेड़ पौधे की लाइफ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई कैसे, तो देखिए, ये छिद्र बंद और खुल सकते हैं। ये ऐसे छिद्र होते हैं जो जरूरत के अनुसार खुल जाते हैं और फिर बंद भी हो जाते हैं, ठीक है। कहिए कि हम लोग को दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो आप लोग को इसलिए नहीं दिखाई पड़ेगा कि इसको देखने के लिए विशेष उपकरण आपको आंख में लगाना पड़ेगा, तभी ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब दूसरा जो काम है, ये इन्हीं रंगधरियों के द्वारा वायुमंडल से CO2 भीतर पहुंचती है। माने इनके अंदर जो आप लोगों को पता है कि इनको प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जरूरत पड़ता है। तो ये कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो यही रंगधरी के द्वारा। किसके द्वारा, रंगधरी के द्वारा। और भी इनका इंपॉर्टेंट काम है, देखिए इस पिक्चर के द्वारा हम लोग समझते हैं। ये देखिए, ये जो स्टोमाटा जो है, रंगधर जो इसका जो ये छिद्र है, ये यहाँ पे देखिए, ये अभी खुला हुआ छिद्र का हम पिक्चर बनाए हैं। तो इस तरह से ये खुल जाता है। अब ये छिद्र से क्या क्या होता है, तो पहला नंबर में गैस का आदान प्रदान, मतलब कि यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये रंगधरी का कार्य हो गया। अगर रंगधरी का कार्य पूछा जाए तो आप आराम से बोल सकते हैं कि गैस का आदान प्रदान करने का काम करता है, पहला। दूसरा का वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया क्या है, तो पेड़ पौधे जैसे हम लोग जल ग्रहण करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी जल का ग्रहण करते हैं अपने भोजन के लिए, अपने लाइफ के लिए। तो जब भोजन ग्रहण जल जब ग्रहण करते हैं तो वाष्पोत्सर्जन का जो प्रक्रिया करते हैं, यही रंगधरी के द्वारा करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो पेड़ पौधे जल का जो परित्याग करते हैं, जो छोड़ते हैं, तो इन्हीं पत्तियों के रंगधरियों के द्वारा अधिक मात्रा में 90% ना 95% जल का जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जो आउट होता है, जो बाहर जो निकलता है जल, इन्हीं रंगधरी के द्वारा होता है। और इन्हीं पत्ती में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, फिर रक्षक कोशिकाएं पाया जाता है। अब देखिए, ये जो खुलने और बल होने की प्रक्रिया है, मतलब कि जो सिकुड़ता है तब छिद्र बंद हो जाता है, और जब यह जल से जब भर जाता है तो ये जो रंगधर जो है वह खुल जाता है, और जिससे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होता है। आशा करते हैं आप लोग समझते जा रहे होंगे। एक और बात हम आप लोगों की इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं कि इसका सब नोट यानी कि PDF हम आप लोगों को, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको व्हाट्सअप नंबर अपना दीजिएगा, उस व्हाट्सअप पे इसका हम PDF भी आप लोगों को कंप्यूटराइज हम सेंड कर देंगे, जिससे आपको नोट करने में, आगे समझने में भी आसानी होगा। तो ये अभी आप समझ रहे थे रंगधर यानी कि स्टोमेटा का कार्य, और स्टोमेटा किसको कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अमीबा में पोषण, मतलब कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है ना, हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों की देखिएगा तो खाने के लिए अलग अंग पार्ट्स है,
ना, सांस लेने के लिए अलग पार्ट्स है, सब कार्य के लिए अलग अलग पार्ट्स बना हुआ है। हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, लेकिन अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अगर परीक्षा में अगर आएगा क्वेश्चन कि एक कोशिकीय जीव का नाम लिखें तो हम आराम से लिख सकते हैं अमीबा। क्या लिख सकते हैं? अमीबा, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसमें भोजन करने के लिए विशेष कोई अलग से अंग नहीं होता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, जो ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। तो देखिए अमीबा में हम लोग इसको चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये देखिए आपका अमीबा हो गया, ठीक है। अमीबा में चूंकि अलग से भोजन करने के लिए मुंह नहीं होता है, ठीक है ना, ये अलग से इसके कोई भी अंग नहीं होता है जिसका अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अंग नहीं होता है। तो देखिए जैसे ही अमीबा के संपर्क में खाद्य सामग्री माने खाद्य पदार्थ आता है, यह शरीर को घटाने बढ़ाने लगता है। हम लोग आवश्यकता अनुसार अपना शरीर को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, चाहे तो छोटा हो जाए चाहे तो बड़ा हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये जो अमीबा जो है यह आवश्यकता अनुसार जरूरत के अनुसार शरीर को बड़ा छोटा कर लेता है। तो जैसे ही इसके संपर्क में भोजन आता है, इसका शरीर जो है भोजन को अपने पादाब यानी कि कूटपाद की मदद से इसको घेरने लगता है। क्या करने लगता है? घेरने लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे भोजन था, अब इसके यहाँ पे अंदर में आया, ठीक है। इस तरह से कूटपादाब यानी पदाब और कूटपाद की मदद से इसको यहाँ देखिए इसको अंदर ऐसे लाने लगता है। धीरे धीरे करके इसका पूरा शरीर के अंदर यानी कि अपने बॉडी के अंदर में इसको ले लाता है और यहाँ पे इसका पाचन होता है। ये जो खाद्य पदार्थ है इसका पाचन होता है और इसके बाद शरीर के द्वारा ही यह फिर सतह से अपना जो है जो अनपचा जो पदार्थ हुआ, जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, इसके बाद जो अनपचा जो पदार्थ होता है उसको आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये जो है ये जिस शरीर से यानी कि जहाँ से ऐसे जैसे मान के चलिए ये शरीर के सतह से ही ग्रहण किया, फिर अनपचा जो पदार्थ है उसको शरीर के सतह से ही बाहर वातावरण में छोड़ देता है। अब यहाँ पे समझिए जैसे अमीबा भोजन अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। देखिए यहाँ पे घेर लिया, फिर खाद्य रिक्तियाँ में जटिल पदार्थ का विघटन कर सरल पदार्थ में किया जाता है। फिर यहाँ पे खाद्य रिक्ति बनाता है, माने यहाँ पे जगह बनाता है अपने शरीर के अंदर, और ये जटिल पदार्थ जो भोजन जो ग्रहण करता है उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में माने विघटन कर देता है, जिससे उसको भोजन मतलब ग्रहण करने लायक बन जाता है। और जो बचा हुआ जो अपच्य भोजन होता है वह कोशिका की सतह से मतलब शरीर के सतह से गति कराते कराते वह शरीर के बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमीबा अपना भोजन करता है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बस 100 बात की एक बात समझना है, एक बार फिर से हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जैसे ही इसके संपर्क में भोजन आता है यह अपना कूटपाद की मदद से उस भोजन को घेर लेता है और अंदर में रिक्तियाँ बनाता है, खाद्य रिक्तियाँ, और वहाँ पे भोजन को पचाता है और जो अनपचा भोजन होता है वह फिर शरीर के सतह से ही बाहर कर देता है। इस तरह से अमीबा में पोषण की प्रक्रिया होती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, मनुष्य में पोषण। इसके पहले हम आप लोगों को बताए थे अमीबा में कैसे पोषण होता है ना। अब हम लोग जानेंगे कि अपना शरीर में यानी कि हम में आप में भोजन का पाचन कैसे होता है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक डायग्राम बनाना होगा इस तरह से। यह परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है आप। तो चलिए इसमें हम लोग ये जो मनुष्य में जो पोषण होता है ना, इसके लिए एक सिस्टम है ना, हमारे शरीर में एक सिस्टम बना हुआ है जिसका नाम है पाचन तंत्र। क्या नाम है? पाचन तंत्र। कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। हमारे शरीर में यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है जो भोजन के पचाने का काम करता है। वही सिस्टम वही तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे कि मुख गुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया, है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुद्दा, ये सब पाचन तंत्र के भाग हैं ना। अब पाचन किसको कहते हैं? तो बड़े बड़े पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना पाचन कहलाता है। हम लोग जो भोजन जो ग्रहण करते हैं वह बड़ा बड़ा टुकड़ा रहता है। रोटी चावल खाते हैं तो ये हमारे जो शरीर में
एकदम छोटे छोटे कोशिका हैं, वह कोशिका उसको अवशोषित नहीं कर सकते हैं ना, तो उसको छोटे छोटे अणु में हमको चाहिए, सरल अणु में ना हमको चाहिए। तो क्या करते हैं, यह पाचन जो है बड़े बड़े पदार्थ को छोटे छोटे ना टुकड़ों में तोड़ना पाचन कहलाता है। पाचन मतलब कि जो बड़ा बड़ा जो हम लोग भोजन जो ग्रहण करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ा में बदलना ही पाचन कहलाता है ना। जैसे कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको पचाने का जो प्रक्रिया होता है, जो छोटा छोटा टुकड़ा में अति बदलता है, उसी को क्या कहते हैं, पाचन। ध्यान दीजिएगा कि भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं, चावल दाल रोटी, उसका पाचन होता है, लेकिन उसके साथ हम लोग जल जो ग्रहण करते हैं, जल, तो वो जो जल जो होता है, जल हो गया, खनिज हो गया, यह छोटे छोटे होते हैं, तो इनका पाचन नहीं होता है, बल्कि इनका क्या होता है, अवशोषण होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लोगों को बनता है कि हमारे शरीर में जल का पाचन होता है कि अवशोषण होता है। तो याद रखिए कि शरीर में जो जल जो होता है उसका पाचन नहीं होता है, बल्कि अवशोषण होता है, क्योंकि यह हमारा जो शरीर है इसको जल को डायरेक्ट अवशोषित करने में सक्षम होता है, लेकिन भोजन को नहीं। भोजन को पहले पाचन करना पड़ता है, इसके बाद ही हमारा जो शरीर है वह अवशोषण करता है। अब अगला पॉइंट एक और समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे पहले, कि पाचन का मुख्य कार्य है भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। पाचन का मेन मतलब क्या हुआ कि भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं उससे ऊर्जा का निर्माण करना, मैंने ऊर्जा निर्माण करेंगे तब ये हमारा शरीर काम करेगा, हम लोग चल सकते हैं। पेट में भोजन 4 घंटा रहता है। याद रखिएगा कि पेट में हम लोग एक बार भोजन करते हैं, अगर भर पेट भोजन कर लिए तो 4 घंटा तक, 5 घंटा तक, यानी कि लगभग मान के चलिए कि 6 घंटा तक भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप समझिए पहले। अब यहाँ पे देखिए, मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण 5 प्रक्रम में पूर्ण होता है। पहला, अंतर्ग्रहण। पहले हम लोग भोजन को पेट के मुंह के अंदर में भोजन को रखते हैं, जिसको अंतर्ग्रहण करते हैं। इसके बाद वहां से ही स्टार्ट होता है पाचन। ये मुख गुहा है, जैसे ही मुख में हम लोग रहते हैं तो उसको चबाना स्टार्ट करते हैं, और हमको लार ग्रंथि से पाचक एंजाइम स्रावित होता है, और यह भोजन को यहीं से पाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद यहाँ तक, यानी कि अमाशय में, छोटी आंत में जाते जाते तक जो पाचन का प्रक्रिया वो पूर्ण होता है। इसके बाद होता है अवशोषण। पाचन होने के बाद अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण वो यूज होता है। इसके बाद जो बच गया, जो बेकार जो पदार्थ जो बच जाता है उसका बहिष्करण होता है। तो इस तरह से 5 स्टेप में मनुष्य में पोषण का कार्य होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, इसमें पाचन में जो है, जो मनुष्य के जो पोषण में जो पाचन जो है, पाचन में ग्रंथि, ये ग्रंथि जो है बहुत सहायक होता है। जैसे लार ग्रंथि जो यहाँ से स्रावित होता है, जठर ग्रंथि जो यहाँ आमाशय से ना स्रावित होता है, लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, ये अंत ग्रंथि, ये सब भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इसको हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। इसके बाद देखिए, आहार नाल। हमारा जो यहाँ जो मुंह है, यहाँ से आहार नाल प्रारंभ होता है। अब ये जो पखाना का जो रास्ता है, यहाँ पे ला करके ये इंड होता है। तो ये जो आहार नाल है हमारा शरीर में लगभग 32 फीट का है, यानी कि इसको मीटर में चेंज करें तो 8 से 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि मनुष्य का आहार नाल जो होता है, कंप्लीट आहार नाल माने स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, ये होता है लगभग 32 फीट, यानी कि 8 से 9 मीटर। इसका में देखिए क्या क्या पार्ट्स होता है। तो पहला है मुख गुहा। इसमें क्या है, मुख गुहा। इसके बाद ग्रास नली। देखिए, मुख गुहा से भोजन पचना स्टार्ट होता है ना, लेकिन यहाँ पर ग्रास नली में नहीं। ग्रास नली में सिर्फ ये रास्ता है ये आने का, ये यहाँ से भोजन आता है मुंह के बाद। ठीक है, ग्रास नली में पचता नहीं है, यहाँ से ही पहुँचता है पेट में, यानी कि आमाशय में नहीं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो कहते हैं हाँ पेट भर गया, तो ये कहाँ पहुँचता है भोजन, यहाँ आमाशय में, है ना। जैसे ही पेट ये पूरा फुल हो जाता है तब हम लोग कहते हैं कि अब पेट भर गया। ठीक है ना, तो ये आमाशय में आता है। ठीक है, आमाशय के बाद छोटी आंत में, यहाँ देखिए, यहाँ से इसमें आता है भोजन, ऐसे ये छोटी आंत में आता है। छोटी आंत के बाद यहाँ देखिए बड़ी आंत में ना। अब बड़ी आंत के बाद गुदा के द्वारा जो अनपचा भोजन होता है वह बाहर निकल जाता है, यानी कि आउट हो जाता है। तो इस तरह से भोजन के पाचन में ये आहार नाल जो है भूमिका निभाता है। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक में, अगला पॉइंट में, इसी में और डिटेल से हम लोग जानेंगे कि कैसे भोजन स्टार्टिंग होता है पचना। ठीक है, हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आप लोगों को मनुष्य पाचन तंत्र के स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मनुष्य का जो पाचन का जो प्रक्रिया होता है वह मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा, तो गुहा जगह, स्पेस। जैसे ही हम लोग भोजन
मुंह में रखते हैं तो दांत क्या कर, जीभ पहले देखिए, इसमें मुंह गुहा में 3 गो पार्ट्स होता है, जीभ, दांत और लार ग्रंथि। ठीक है, ये जीभ का पाचन में कोई भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी ये भोजन के स्वाद को पता करता है, मीठा, खाटा, तीता, ये किससे पता चलता है हमको? जीभ के द्वारा। ये जीभ बहुत खतरनाक है, यही बताता है कि कौन कड़वा है, कौन मीठा है, कौन बढ़िया खाना है ज़्यादा खा लो, कौन बढ़िया नहीं लग रहा है उसको छोड़ दो, ये जीभ ही बताता है। लेकिन इससे पाचन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये जीभ जो है, जीभ का जो ऊपर वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं स्वाद कलियाँ। ये आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग होता है वो कड़वा के बताता है, ये बीच वाला भाग खट्टा और आगे वाला भाग मीठा बताता है, ये स्वाद ना। इसके बाद दांत, ये दांत जो है पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हम लोग जो रोटी चावल खाते हैं वह टुकड़ा के रूप में रहता है, उसको और छोटा छोटा टुकड़ा में कौन बदलता है? दांत। और दांत में भी 4 प्रकार के दांत होते हैं, सबका काटने पीसने वाला अलग अलग वैरायटी है ना। 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं, सबका जो जो काम है अपना अलग अलग काम करके उसको भोजन को छोटे छोटे टुकड़ा में बदल देते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है लार ग्रंथि। मुंह से देखते होंगे लार चूता है, तो ये लार को मत समझिएगा कि बहुत बेकार है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। जितना ही लार ज़्यादा स्रावित होगा उतना ही यह भोजन को पचाने में काम करता है। मतलब कि 1 से 1.5 लीटर ये प्रति घंटा मतलब लार हमारा मुंह में स्रावित होता है। तो ये भोजन को हमेशा चबा करके खाना चाहिए। चबाने से क्या होगा कि यहाँ से पाचन का जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा होगा, और हमारा पेट में जो आगे जा कर के जो अमाशय में ना छोटी आंत में जो भोजन का पाचन हो, तो उसमें ही पहले ही सहायक हो जाएगा। अगर डायरेक्ट भोजन को हम लोग लील जाएंगे तो आगे भोजन पचने में परेशानी होगा, इसलिए भोजन को चबा करके खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए? चबा करके खाना चाहिए। चबाने से क्या है कि छोटा छोटा टुकड़ा में बदल जाएगा और उसमें ज़्यादा मात्रा में लार मिलेगा। आप लोग देखे होंगे छोटा छोटा जो बच्चा लोग जो होता है ना, छोटा छोटा जो बच्चा लोग होता है उसका ज़्यादा लार चूता है ना, तो क्या होता है कि भोजन को चबा नहीं पाते हैं, है ना, बहुत सारा चीज़। तो इस लार ज़्यादा जितना ही स्रावित होगा उतना ही भोजन क्या होता है? पचता है ना। तो आगे देखिए, अब हम लोग मुंह गुहा में, मुंह गुहा आहार नाल का पहला भाग है। अगर क्वेश्चन में आएगा कि आहार नाल का पहला भाग को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मुख गुहा ना। इसमें 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है ना, प्रोटीड ग्रंथि, फिर सेमिड्यूलर ग्रंथि, सेल्यूलर लार ग्रंथि। ये तीनों जोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं भोजन के पाचन में। देखिए ये क्या करते हैं हम लोग, देखिए बहुत सारा कभी हाथ उथ नहीं धोते हैं, ऐसे आप भोजन प्रसादी चाहे कोई चीज़ ऐसा रहता है खा जाते हैं, तो उसके साथ ही बहुत सारे कीटाणु जीवाणु मिले हुए रहते हैं, तो यहीं से उसका मर्डर करना स्टार्ट कर देता है। ये सब ग्रंथि जो लोग हैं उसको भोजन में जो बेकार जो जीवाणु कीटाणु जो रहते हैं उसको यहाँ से समाप्त करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से पाचन तंत्र हमारा कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि मनुष्य का मुख्य पाचन तंत्र का जो प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा से। इसके बाद जो भोजन हम लोग खाते हैं लार पूरा मिल जाता है एकदम, इसके बाद भोजन चिकना हो जाता है। वह भोजन जो है ग्रास नली में, यानी कि यहाँ देखिए मुख गुहा है, यहाँ से भोजन ग्रास नली के द्वारा, यहाँ देखिए पाइप तरी रहता है, ठीक है, ये पाइप से ये भोजन धीरे धीरे, जैसे ही यहाँ से हम लोग भोजन मुंह से अंदर करते हैं ये संकुचन करने लगता है, हिलने लगता है, माने अंदर में संकुचित होने लगता है, तो भोजन धीरे धीरे सरक करके ऐसे आने लगता है, धीरे धीरे आता है। ये नहीं कि एक बैग नहीं, एक बैग गिरेगा तब तो चोट लगेगा, पेट में लगेगा कि नहीं, तो ये धीरे धीरे एकदम ये ग्रास नली के रास्ता से ये पाइप के द्वारा भोजन आना है। लेकिन इसमें पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में पाचन की प्रक्रिया नहीं होता है, होता है यहाँ पे मुख गुहा में। इसके बाद ये रास्ता है सिर्फ रोड आने के लिए, कहाँ? आमाशय में। और आमाशय को ही हम लोग पेट बोलते हैं। जैसे नहीं खाना खा लेते तो कहते आहा पेट भर लग, यानी कि भोजन जब आमाशय में आता है, ये जब अपना फुल हो जाता है तो हम लोग को लगता है कि अब पेट भर गया, और जब ये खाली हो जाता है तो लगता है कि खाली हो गया। 4 घंटा कम से कम आमाशय में भोजन रहता है, एक बार भोजन अगर भरपेट कर लिए तो ये आमाशय में भोजन आ जाता है ये ग्रास नली के सहारे। अब यहाँ पे भी भोजन का पाचन होता है, ठीक है। यहाँ देखिए आमाशय में पहुँच जाता है, आमाशय यहाँ पर भोजन का दोबारा पाचन, यहाँ जो पाचन पूरा होता नहीं है, यहाँ पर कुछ हद तक ही पाचन प्रक्रिया होता है। अब आमाशय में आता है तब यहाँ भी पाचन प्रक्रिया और फिर से दोबारा होना प्रारंभ होता है, मतलब सही से ठीक से। फिर यहाँ पर जठर ग्रंथि द्वारा पाचक एंजाइम, बहुत सारे पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। इसमें एक और
HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है कि अगर यहाँ से जो जीवाणु कीटाणु जो बच जाते हैं उसको ये जो HCl है ना, ये यहाँ इसको मर्डर करता है। मतलब यहाँ भी हमको शरीर में देखिए, हम लोग भोजन करते हैं ना, मक्खी काका बैठ जाता है, कितना कीटाणु जीवाणु भोजन के साथ हम लोग ग्रहण कर देते हैं। तो यही सब जो पाचक एंजाइम होते हैं वो भोजन को पचाने के साथ साथ ये जो राक्षस हैं जो हमारे शरीर के अंदर चल जाते हैं उनको ये मर्डर करने का यानी कि मारने का काम करते हैं। तो यहाँ भी भोजन का पाचन होता है। इसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत में। नाम है इसका छोटी आंत, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा लंबाई है। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा लंबाई है ना। इसका लंबाई देखिए 6 मीटर है, ये अकेले 6 मीटर लंबा है। टोटल है 9 मीटर, 8 से 9 मीटर आहार नाल मेरा, लेकिन उसमें से सबसे अधिक लंबा क्या है? ये 6 मीटर यही है ना। इसका चौड़ाई होता है 2.5 सेंटीमीटर ना। और यहाँ पे भोजन जो है, यहाँ भी पाचन प्रक्रिया यहाँ भी होता है, और अंतिम पाचन जो है, पचने का प्रक्रिया यहीं समाप्त होता है। इसके बाद भोजन जो है बड़ी आंत में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? बड़ी आंत में पहुँचता है। बड़ी आंत के बाद जो भी पाचक तंत्र के द्वारा जो भी हमारा ग्लूकोज वगैरह जो शरीर में जो बनता है, जो विटामिन, वो अवशोषण कर लिया जाता है। इसके बाद जो पाचक पचने के बाद जो अनपचा भोजन होता है, जो बेकार भोजन होता है, यह गुद्दा के द्वारा यानी कि पखाना के रास्ता के द्वारा यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो एक बार फिर से समझिए क्या करते हैं। सबसे पहले भोजन मुख गुहा में आता है। मुख गुहा में यहाँ लार ग्रंथि और दांत मिलकर के भोजन को पचाने का थोड़ा कार्य करते हैं। यहाँ छोटे छोटे टुकड़ा में बदल जाता है। यहाँ पर ग्रास नली के द्वारा यहाँ से ये पेट में पहुँचता है, यानी कि अमाशय में। अमाशय में पहुँचने के बाद यहाँ भी न बहुत सारे अम्ल, न जठर ग्रंथि के द्वारा बहुत सारे अम्ल स्रावित होते हैं, और यहाँ भी भोजन का पाचन होता है। इसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भी भोजन का पाचन होता है। यह सबसे लंबी यह सबसे लंबी पाइप है, यह सबसे ज़्यादा लंबा है ये आंत। यहाँ भी भोजन का पाचन होता है। यहाँ पे पूर्ण हो जाता है भोजन का पाचन। इसके बाद कहाँ आता है? तो ये बड़ा यानी कि क्या बोलते हैं, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में आने के बाद अवशोषण के बाद जो भी यूजफुल होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद जो बेकार पदार्थ होते हैं ये मल द्वार यानी कि गुदा के रास्ते, ये समय समय पर यह गुदा जो है वह खुलता है और बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से पूरा मनुष्य में पोषण का जो प्रक्रिया है यानी कि जो पाचन तंत्र का जो कार्य है इस तरह से काम करता है। इसको बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से फिर से हमसे पूछ सकते हैं, और हम आप लोगों को इसका PDF भी आप व्हाट्सअप नंबर कमेंट्स में डालिएगा, हम आप लोगों को PDF भी इसका आप सेंड कर देंगे। आप कहीं भी होंगे इंडिया के कोई कोना में आप प्रिंट आउट इसका निकाल करके इसका नोट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसका हम अगला पार्ट 2 में आप लोगों को बताएंगे। पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद सेकेंड पार्ट्स आप लोग पार्ट 2 में इसका, क्योंकि यह लंबा चैप्टर है, हम चाह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पढ़ाएं और समझाएं। और अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। जो भी हम बनाएं आप लोग के पास तुरंत पहुँचे। ठीक है, दैट ऑल। जय हिंद, जय भारत।